नवमांश कुंडली का सप्तम भाव ये कितना महत्वपूर्ण भाव है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। नवमांश कुंडली जो कि विवाह के लिए देखी जाती है, उस कुंडली के अंदर सप्तम भाव सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव ही जातक जातिका के एक व्यक्ति के जीवन के वैवाहिक जीवन के स्तर को दर्शाते हैं। इसके अलावा नवमांश कुंडली का सप्तम भाव आपके जीवन साथी की कुछ बारीकियों को बताने का काम करता है, और नवमांश के सप्तम भाव में बैठे ग्रह आपके जीवन साथी के जीवन पर और आपके स्वयं के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव रखते हैं। इसीलिए आप सभी को यह देखना चाहिए कि आपके नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं। अगर वहां पर सकारात्मक ग्रह होंगे, नवमांश का सप्तम भाव मजबूत स्थिति में होगा, तो आपके जीवन में शुभ प्रभाव में वृद्धि होगी, वैवाहिक जीवन का प्रभाव भी अच्छा रहेगा और आगे भविष्य में उन्नति आदि के लिए भी अच्छा कहा जाएगा। और ये तो सभी आप जानते ही है कि नवमांश कुंडली का मुख्य विचार केवल विवाह के लिए नहीं होता है। हाँ, विवाह के लिए प्रमुख कुंडली अवश्य है। क्यों है? उसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। क्योंकि आप एक बात इतना समझते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जो वर्ग चार्ट बनाए गए हैं, अब जैसे जब 7 बराबर भाग करे तो सप्तम भाव का मतलब कहीं ना कहीं पता लगना चाहिए, लेकिन जो सप्तमांश कुंडली होती है उससे संतान का देखते हैं। जब आपकी कुंडली के मतलब 9 बराबर लग्न कुंडली के 9 बराबर भाग करते हैं, तो भाग्य के बारे में, व्यक्ति के धर्म के बारे में, व्यक्ति के पूर्व जीवन के बारे में पता लगना चाहिए, लेकिन उससे विचार किया जा रहा है आपके विवाह का, या विवाह के लिए उसको जोड़ दिया जा रहा है। तो इसके पीछे बहुत सी बारीकियां है। मैं आम शब्दों में, छोटे शब्दों में आपको बस इतना बता दूं कि नवमांश से विवाह का विचार करने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि कम से कम हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार या मान्यताओं के अनुसार विवाह को जन्म जन्मांतर का रिश्ता कहा गया है, और आपको जो जीवन साथी मिलता है उससे ऐसा नहीं कि आपका कुछ दिन साथ रहा और फिर आपने छोड़ दिया और बोले हो गया हमारा जीवन। तो जिससे भी आप जुड़ते हैं उससे कहा जाता है कि आपके जन्म जन्मांतर तक आपसे जुड़ने वाला है, इसका प्रभाव जन्मों तक आपके साथ रहने वाला है। और इसीलिए उसका विचार आपकी D9 कुंडली, जो आपके भाग्य भाव का, आपके पूर्व जन्मों का एक प्रकार से पोस्टमार्टम करके जो नवम भाव निकलता है, उसका विचार D9 कुंडली से होने लग गया। और D7 संतान के लिए क्यों देखा जाता है, उसके पीछे आसानी का तर्क है कि D7 देखा जाता है व्यक्ति की शारीरिक स्थिति के लिए, संतान उत्पत्ति में कितना वो सामर्थ्यवान है, कितना कमजोर है, कितना बलवान है, इनका विचार करने के लिए D7 बना। मतलब व्यक्ति की शारीरिक सुखों की स्थितियों को देखने के लिए। और अगर पति पत्नी के बीच के आपसी शारीरिक संबंध ठीक है तो कहा गया संतान के लिए अच्छा है। और अब इतने सालों में कटते कटते आधी आधी बातें सामने आई है कि D7 से विचार कीजिए संतान का और D9 से विचार कीजिए विवाह का। बाकी इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है, जो हमारे पूर्व के जो ज्योतिष के ऋषि हुए हैं उन्होंने उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य छोड़ के गए हैं। बस उस पर थोड़ा गौर करने की आवश्यकता है। खैर, ज्यादा इन चीजों में न पढ़कर मैं सीधे आपको विषय की ओर लेकर के चलता हूं, और आपको टाइम स्टेप मिल जाएंगे कुछ समय बाद, तो आप उसमें अपने जो भी ग्रह आपके नवमांश के सप्तम भाव में हो उससे उसका प्रभाव सीधे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं सीधे उन लोगों के लिए चलता हूं जो ये कहे कि हमारे सप्तम भाव में तो कोई भी ग्रह बैठा हुआ नहीं है। तो ऐसे में क्या कहेंगे उसमें? तो नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं हो तो आप ये विचार कीजिए कि वहां पर कौन सी राशि आती है। 1 से लेकर के 12 तक का कोई ना कोई अंक तो नवमांश के सप्तम भाव में होगा ही। उसका जो स्वामी है उसकी स्थिति से, उसके गुणों से आपको विचार करना है कि आपको जीवन में क्या मिलेगा, आप जीवन में आपका जीवन साथी कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिस पर मैं कभी और आगे विस्तार से आपको जानकारी दे दूंगा। बाकी अब चलते हैं ग्रहों के ऊपर। अगर आपके नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य ग्रह विराजित है तो यह कैसा प्रभाव देगा? सबसे पहली बात समझिए, सूर्य जो है मान सम्मान का कारक ग्रह होता है।
इससे एक बात निकल के आती है कि आपका जो जीवन साथी होगा उसे अपना मान सम्मान विशेष प्रिय होगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे घर परिवार से, ऐसे समाज के वर्ग से वो निकल कर आए जहां उसका मान सम्मान अच्छा हो, उसका दबदबा अच्छा हो, उसकी पहचान अच्छी हो, लोगों के बीच वो पॉपुलर हो या लोगों से जुड़ाव अच्छा हो, ऐसा जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। सूर्य स्वतंत्र ग्रह है, तो इसलिए जीवन साथी स्वतंत्र विचारधारा वाला होगा और कहीं ना कहीं अपने अनुसार काम करना चाहेगा, अपने अनुसार काम करवाना चाहेगा। इसके साथ में आप ये विचार कर सकते हैं कि नवमांश के सप्तम में सूर्य जैसा ग्रह है, तो सूर्य थोड़ा गर्म है, तो जीवन साथी में थोड़ा क्रोध हो सकता है, थोड़ा तुनक मिजाज हो सकता है, तुरंत जवाब देने वाला स्वभाव हो सकता है। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि सूर्य चूंकि ग्रहों का राजा है और सभी के लिए सोचना, सभी के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, तो इसी कारण से आप देख पाएंगे कि जो जिनके भी सूर्य सप्तम भाव में होंगे उनका जीवन साथी सभी की सहायता करने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला, अपने जीवन साथी के लिए त्याग करने वाला। मतलब मान लो आप लड़के हैं तो आपको जो पत्नी मिलेंगी वो आपके लिए त्याग करने वाली, आपके लिए बहुत से चीजों को, बहुत से सुखों को छोड़कर आपके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाली हो जाएगी। ये शर्त इसमें बस इतनी है कि सूर्य थोड़ा बलवान हो। ऐसा ना हो कि सूर्य वहां नीच राशि का है, पीड़ित अवस्था में है, तो ऐसे में फिर आपको उतना अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, बल्कि वो फिर खुद तो न्यौछावर नहीं करे, लेकिन आपको ही न्यौछावर होना पड़ जाए, आपको ही सरेंडर करना पड़ जाए, वो देखने को मिलेगा, जो उसके नेगेटिव प्रभावों में चला जाएगा। बाकी सूर्य ओवरऑल मान सम्मान, सुखों का तो नहीं, लेकिन मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है। तो जीवन साथी आपके जीवन में आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाला और स्वयं भी मान सम्मान और अच्छे परिवार से निकल कर आएगा, इसीलिए आपके जीवन में भी इन चीजों को बढ़ाएगा। हो सकता है विवाह के बाद जाकर के आपको भी अपना मान सम्मान विशेष प्रिय हो जाए और आप मान सम्मान पर विशेष ध्यान देने लग जाए, क्योंकि यह प्रभाव उत्पन्न करेगा कुंडली के अंदर स्थित सूर्य। और आप जानते हैं कि सूर्य जो है नियम कायदों वाला ग्रह है, अनुशासन से चलने वाला ग्रह है, और इसीलिए जिनके भी सप्तम भाव के अंदर सूर्य स्थित होते हैं तो वो जीवन काल में उनके जीवन साथी डिसिप्लिन से काम करने वाले और एक नियम कायदों से चलने वाले, ईमानदारी से चलने वाले स्वभाव के होते हैं, सात्विक स्वभाव रहता है और अच्छे तरीके से काम करने वाले होते हैं। अगर आप देखते हैं कि सप्तम भाव में सूर्य है लेकिन जीवन साथी में इस तरह के किसी को विचार न देखने को मिले, तो आप पाओगे कि उनका सूर्य पीड़ित होगा, और वो पीड़ित सूर्य के कारण वैवाहिक जीवन भी खराब होगा, वैवाहिक जीवन की स्थिति भी खराब होगी, ये देखने को मिलेगा। बाकी जिनके सूर्य सप्तम भाव में होते हैं उनके जीवन साथी अच्छे सुख आनंद देने वाले, त्याग करने वाले, अच्छा सोचने वाले और जीवन में आगे बढ़ाने वाले होते हैं, सपोर्ट करने वाले होते हैं एक प्रकार से, और जीवन में उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को अगर आप देखोगे तो पाओगे कि सप्तम भाव में सूर्य का होना उतना खराब नहीं है। हाँ, ये कहीं ना कहीं गर्म ग्रह होने के कारण वैवाहिक जीवन में थोड़ा ईगो का प्रभाव, कि मैं तो नहीं झुकूंगा, मैं कभी कुछ गलती मेरी भी होंगी तो मैं नहीं मानूंगा, या अगर गलती नहीं भी हो तो जैसे एक दब करके झुकने वाला या कहीं ना कहीं सॉरी बोल देने वाला जो प्रभाव होता है वो ऐसे जातक में देखने को नहीं मिलेगा, जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा खराब करेगा। अब मान लो ना, जिसके जैसे हमने कुंडली देखी उसके लग्न में मान लो मंगल जैसा ग्रह या कोई गर्म ग्रह बैठा है, तो ये व्यक्ति तो हमने मान लिया कि हाँ चलो गुस्सेल है या फिर अपने अनुसार काम करेगा। मान लो ऐसे व्यक्ति के नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य है, तो उससे जो जीवन साथी मिला वो भी अगर ऐसा मिल गया कि जो ईगोइस्टिक है, जो अपने अनुसार काम करने वाला है, जो बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला है, तो ये विवाह में कलेश को बढ़ाने वाला रहेगा, विच्छेद कराने वाला बन जाएगा। तो भाई ये अंतर आपको ध्यान रखना है। अगर, क्योंकि एक जगह पर तो आपको नरमी देखनी पड़ेगी ना। मान लो अगर एक व्यक्ति सूर्य के प्रभाव में आ गया, जीवन साथी सूर्य के प्रभाव वाला मिला, तो सामने वाला अगर थोड़ा सौम्य प्रभाव का हुआ, परिस्थिति को समझ के काम करने वाला हुआ, तो उतनी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। कई बार मैंने पाया कि नवमांश के सप्तम भाव में सूर्य होने पर जीवन साथी किसी सरकारी क्षेत्र से जुड़ जाए या घर परिवार में सरकारी इनकम आती है, कई बार ये देखने को मिला है, सरकार से लाभ होता है, ये देखने को मिला है। तो इसीलिए ये एक अच्छी स्थिति है। शुभ प्रभाव में होने पर और अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे और जीवन साथी अच्छे घर परिवार का रहेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। अब अगर दूसरे ग्रह के रूप में चले चंद्रमा के ऊपर, तो चंद्रमा अगर नवमांश के सप्तम भाव में हो तो चंद्रमा एक शांति वाला ग्रह है, सौम्य ग्रह है। इसीलिए सप्तम भाव में चंद्रमा होने पर जीवन साथी सौम्य स्वभाव वाला, शांति से युक्त और कहीं ना कहीं जीवन काल में
सभी को सुख देने वाला, सभी के लिए सोचने वाला, एक पोषण करने वाला बन जाता है, केयर करने वाला बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है। तो जो जीवन साथी मिलेगा वो केयर करने वाला, केयरिंग स्वभाव वाला मिलेगा। हालांकि चंद्रमा आप जानते हैं मूडी ग्रह है, तो आप देखोगे कि ऐसा जो जीवन साथी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को, वो बहुत अधिक परिवर्तन वाला होगा। उसके स्वभाव कभी स्थिर नहीं रहेगा, चंचल स्वभाव रहेगा। कभी तो आपको एकदम इतना प्रेम से बोले कि आप सोचे कि स्वर्ग यही स्वर्ग है, स्वर्ग इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। और कभी ऐसी ऐसी बातें आपको बोल दे कि आप तो सोचे कि नर्क और कहीं नहीं, मेरा घर ही नर्क बन गया है। ये दोनों ही बातें सप्तम भाव में चंद्रमा में आपको देखने को मिलेंगी। और कहीं गलती से चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ज्यादा मात्रा में नेगेटिव प्रभाव जीवन में बढ़ जाएंगे। चंद्रमा हालांकि चूंकि मूढ़ी स्वभाव का है, चंचल स्वभाव का है, तो व्यक्ति के स्वयं के स्वभाव को भी और जीवन साथी के स्वभाव को भी चंचल करता है। इसीलिए खराब होने पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आदि के योग बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति का खुद का जो स्वभाव है वो भी चंचल हो जाता है और खुद भी भटकने के योग रहते हैं, और जीवन साथी के अंदर भी इस तरह की स्थितियां कुंडली अनुसार मिल सकती है। बाकी मुख्य बात यही है कि चूंकि चंद्रमा चंचल है और यही इसकी सबसे बड़ी कमी है। विवाह एक स्थिर विषय है जहां पर स्थिरता चाहिए होती है, और नवमांश के सप्तम में अगर चंद्रमा जैसा ग्रह बैठ गया तो विवाह के प्रभाव को अस्थिर करने का काम करता है, विवाह में उतार चढ़ाव बनाने का काम करता है। और अगर शनि के प्रभाव में आ गया, शनि की राशियों में आ गया, तो थोड़ा ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वैसी स्थिति के अंदर ये नेगेटिव चंचलता प्रदान करता है। मतलब जिद्दीपन आ जाएगा, बदलना भी है लेकिन अपने अनुसार करना है, वो चीजें थोड़ी बिगड़ जाती है फिर। बाकी नहीं तो जो चंद्रमा का अपना गुण है कि ममता प्रदान करना, केयर करना, सभी के लिए सोचना, सभी को साथ लेकर चलना, इमोशनल सपोर्ट देना, और एक भावनात्मक रूप से खड़े रहना कि आप कुछ कोई भी काम हो, मैं खड़ा हूं, मैं खड़ी हूं, आप करिए, मैं सपोर्ट करूंगी या करूंगा, ये वाला स्वभाव कहीं ना कहीं चंद्रमा प्रदान करता है। क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और सौम्य ग्रह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ते, और चंद्रमा सबसे शीतल ग्रह के रूप में आता है। हालांकि एक बात मैंने पाई, चंद्रमा के होने पर जीवन साथी में बोलो या स्वयं में बोलो, कामुकता का प्रभाव अधिक होता है। कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं मैं कि सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाती है। इसीलिए भी यहां पर वो बात है कि भटकने वाला प्रभाव बन सकता है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी चंद्रमा चूंकि चंचल है तो घूमने फिरने का शौक होगा जीवन साथी को। ये देखने को मिलेगा कि जीवन साथी घूमने फिरने का शौकीन है, अलग अलग जगह पर जाना, नदी पहाड़ पर्वत ऐसे जगह पर जाना बहुत पसंद है, और सभी को मतलब कहीं ना कहीं आनंद पूर्वक रखना, खुशी घर में खुशहाली रखना, वो स्वभाव ज्यादा है। ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और अगर मान लो ऐसा जीवन साथी मिल गया जो अपने बारे में सोचता है, जो कहीं घूमना फिरना तो छोड़ो, इसमें ऐसी चीजों में उसको मजा नहीं आता, या ज्यादा वो अपने आप में रहता है, अकेला रहता है, तो ये चंद्रमा कहीं ना कहीं फिर परेशान हो जाएगा, और फिर जीवन साथी का स्वभाव बिगड़ता हुआ, चिड़चिड़ेपन की ओर जाता हुआ, और विवाद तलाक वाली स्थितियां बनाता हुआ ये नजर आ सकता है। तो ये स्वयं के ऊपर है किस प्रकार इस चंद्रमा को यूज करना है। बाकी जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा का अच्छा प्रभाव लेने के लिए आपको जीवन साथी को साथ लेकर घुमाना फिराना, उनके सुखों को पूरा करना, उनको भी कहीं ना कहीं आनंद और सुख सुविधा प्रदान करना अच्छा रहता है। और अगर ऐसा न किया जाए तो फिर सामंजस्य में समस्या आती है, और फिर जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव तो है सभी का ध्यान रखना, और आप उनको अकेले पटक रहे हैं तो वो अपने आप में नेगेटिव डिप्रेशन में जाने वाले बन जाएंगे, जो सभी के लिए खराब हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का यहां पर विचार करना चाहिए, इस बात का यहां पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बात और मैंने गौर करी कि चंद्रमा सप्तम भाव में हो तो अधिकतर मामलों में व्यापारी बनाता है, क्योंकि नौकरी में तो परिवर्तन करने का स्वभाव होता है जीवन साथी का। या तो किसी लड़की की हो या मतलब लड़के की कुंडली में हो तो गृहिणी मिले, लड़की घर परिवार को संभालने वाली, हैंडल करने वाली मिल जाए, या घर से ही काम करने वाली मिल जाए। नहीं तो अगर आप ये देखो कि लड़के की कुंडली में मतलब अगर देखोगे इस तरह के प्रभाव में आ जाएगा चंद्रमा, तो जीवन साथी का असर ये हो जाएगा कि वो कहीं ना कहीं अपना काम करता हो, व्यापार करता हो, वो वाली बात ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि स्वभाव इस तरह का रहता है, सभी की सहायता करना, सभी के लिए सोचना, सौम्य स्वभाव, तो वो व्यापार की ओर ले जाता है, ये बात देखने को मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें मंगल की, तो देखो मंगल जो ग्रह होता है ये साहस का, ऊर्जा का प्रतीक है। जीवन साथी बहुत साहसी होगा, बहुत ऊर्जावान होगा, विवाह के बाद आपके अंदर भी साहस ऊर्जा देखने को मिलेंगी, ये बात आप पाएंगे। मंगल जो है वो सपोर्ट करने वाला, सुरक्षा देने वाला ग्रह होता है, तो आपको हर परेशानी से बचाने का काम आपका जीवन साथी करेगा। फिर वो लड़का हो लड़की, उससे मतलब नहीं निकलता। आप देखोगे कि जिनके भी सप्तम भाव में मंगल है नवमांश के अंदर, उन्हें जो जीवन साथी मिलेगा वो ऊर्जावान, जोशीला स्वभाव का मिलेगा, और वो साथ देने वाला मिलेगा।
परिस्थिति कितनी ही खराब हो जाए, कितनी ही अच्छी हो, दोनों में सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला जीवन साथी मिलता है, जो कि एक अच्छी स्थिति है मंगल की। हाँ, मंगल खराब होगा, पीड़ित होगा तो नेगेटिव प्रभाव भी मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप मंगल का एक पॉजिटिव प्रभाव देखोगे तो आप पाओगे कि मंगल जो है वो अगर नवमांश के सप्तम भाव में आ जाए तो वो जीवन साथी मतलब अच्छा प्रदान करता है। जीवन साथी अपनी ऊर्जा से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से सभी कार्यों को कर लेता है, जीवन काल में अच्छी सुख सुविधा, जमीन, भौतिकता सब अर्जित कर लेता है। और इसीलिए मंगल को नवमांश के सप्तम में बहुत खराब नहीं कहा गया। वैसे तो नवमांश के सप्तम में जो भी बैठेगा कुछ ना कुछ परेशानी ले ही आएगा, लेकिन मंगल जैसे ग्रह का होना फिर भी अच्छा है। बस मंगल में कमी क्या है? मंगल उतावला है, मंगल में जल्दीबाजी है, क्रोध है। तो इसीलिए क्या होता है कि जिनके मंगल सप्तम भाव में होते हैं नवमांश के, उनका जीवन साथी थोड़ा क्रोधी स्वभाव का, थोड़ा उतावला, जल्दीबाजी में काम करने वाला अधिक होता है। ऊपर से फिर मंगल ज्यादा सेनापति है तो किसी की सुनना नहीं चाहता, वो केवल अपने अनुसार काम करवाना चाहता है, आर्मी कमांडर जैसा। और इसलिए मैंने कई बार देखा मंगल सप्तम भाव में हो नवमांश के तो जीवन साथी कई बार ऐसी पोस्ट पे होता है जहां उनकी जो मतलब जो जॉब होती है वो ऐसी जॉब होती है जिसमें उनका एक ड्रेस कोड होता है। जैसे आर्मी में चले गए, फौज में चले गए तो उनका ड्रेस कोड होता है। इस तरह का कहीं ना कहीं जीवन साथी, कोई ऑफिसर लेवल का जीवन साथी मिल जाता है। ये बातें भी मंगल नवमांश के अंदर दर्शाता है। तो अब मंगल जैसा ग्रह है तो वो बात तो देखने को मिलेंगी, लेकिन मंगल सुनना नहीं चाहता, इसीलिए कहीं ना कहीं डोमिनेशन देखने को मिलता है जीवन साथी का। फिर वो लड़का लड़की उससे मतलब नहीं, लेकिन जीवन साथी अपने अनुसार काम करेगा, अपने अनुसार काम करवाना चाहेगा। और इसीलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि जीवन साथी अगर आपको मतलब आपके नवमांश के सप्तम भाव में मंगल है तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने स्वभाव को इस तरह का रखना है कि सामने वाला अगर कुछ बोलेगा तो मैं उसकी बातों को सुनूं, समझूं, मानूं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसे हो जाए कि नहीं मैं तो ऐसा ही करूंगा या करूंगी, तो फिर वैवाहिक जीवन नहीं चलेगा। मंगल के नवमांश में होने पर, सप्तम भाव में होने पर विवाह में बड़े झगड़े, विवाद, तलाक, मारपीट, जितने भी आप बोल सकते हैं फिजिकल प्रॉब्लम वगैरह, वो सब यहां पर आ जाती है। क्योंकि मंगल की ऊर्जा हर किसी से हैंडल भी नहीं होती। मंगल के अंदर जो जोश है, ऊर्जा है, सामने वाले में भी उसकी कैपेसिटी होना चाहिए कि वो उसको मैनेज कर ले, उसको हैंडल कर सके। और इसीलिए मंगल के होने पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक का स्वभाव एनर्जी को बैलेंस करने वाला, सोच विचार कर काम करने वाला, जल्दीबाजी से हटकर काम करने वाला हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी इतना आप समझ कर चले कि मंगल है तो मंगल के गुण के अनुसार ही काम करेगा। मंगल जो उसका डोमिनेशन दिखाना है, क्रोध दिखाना है, वो दिखाएगा। लेकिन ये ऐसा बोल सकता हूं, मंगल वाला व्यक्ति, आपका जीवन साथी आपको नारियल के समान मिलेगा, ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से नरम दिल का। तो वो अच्छा है, बस आपको चाहिए कि उसके प्रति अपने अच्छे भाव रखे, जैसा बोलता है उसकी बातों को माने, तो वैवाहिक जीवन खराब नहीं होगा। बल्कि जो जीवन साथी मिलेगा सपोर्ट करने वाला। थोड़ा कई बार मंगल और चंद्रमा के अंदर मैंने एक बात पाई, शक करने का थोड़ा सा स्वभाव हो जाता है जो खराब रहता है। क्योंकि मंगल और चंद्रमा में थोड़ी भी गलती या कमी मतलब उनको मंजूर नहीं है। अगर जीवन साथी मतलब जैसे जिनके भी मंगल नवमांश के सप्तम भाव में है, ऐसा व्यक्ति स्वयं अगर अपने चरित्र का ध्यान ना रखे, सही तरीके से काम ना करे, तो जीवन साथी थोड़े शक्की स्वभाव का मिलेगा और वो आपके ऊपर शक करेगा, उससे विवाद होंगे, झगड़े होंगे, ये चीजें बन सकती, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये था मंगल का प्रभाव। इसके बाद मान लो बुध हो, बुध बुद्धि के देवता है और बुद्धि वाले ग्रह है, तो इसलिए जीवन साथी बुद्धिमान, ज्ञानवान मिलता है, बोलने में माहिर, बातें करने में माहिर होता है, सभी से जुड़ जाता है, जहां जुड़ रहता है वहां सबसे जुड़ जाता है, हंसी मजाक करता है। और कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, कोई भी व्यक्ति आ जाए सबसे अच्छे से घुल मिल जाता है, बड़ों के साथ बड़े जैसा, छोटे के साथ छोटे जैसा, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो इसलिए जिनके भी सप्तम भाव में बुध होते हैं, उनका जीवन साथी कहीं ना कहीं इस तरह के गुणों वाला होता है कि उसके अंदर मैनेजमेंट, सभी के साथ जुड़ने की क्षमता, बातचीत करने की क्षमता, हंसी मजाक करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। एक प्रकार से दोस्ताना स्वभाव रखता है जीवन साथी से। और इसीलिए जिनके बुध सप्तम भाव में होते हैं नवमांश के अंदर, उनका जीवन साथी कहीं ना कहीं मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, फ्रेंडली नेचर वाला मिलता है और साथ देने वाला मिलता है। इसलिए सब प्रकार से अच्छा होता है। गुण भी अच्छे होते हैं, व्यापारिक गुण होते हैं, सभी के लिए सोचने वाले गुण होते हैं, जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देता है। अब बुध है तो थोड़ा बच्चा ही ग्रह, तो इससे चंचल भी है, तो जीवन साथी थोड़ा चंचल स्वभाव का, हंसी मजाक भले ही करे, सब चीजें करे, लेकिन एक जगह फोकस ना करे, बार बार चेंजेस करने का स्वभाव हो, बार बार बदलने का स्वभाव हो, ये बातें भी आ जाती है कई बार। इसीलिए जो परिवर्तन वाले ग्रह है, चंद्रमा और बुध जैसे ये ग्रह, कई बार ऐसा लगता है जैसे विवाह कर लिया, चलो ये जीवन साथी से जुड़ गए, अब दूसरे को देखते हैं,
या इनके साथ जीवन जीना था जी लिया, अब दूसरे तरफ जाते हैं, आकर्षण जल्दी हो जाता है इनको। तो इसलिए बुध अगर सप्तम भाव में हो तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना चरित्र अच्छा रहे, चरित्र का ध्यान रखा जाए, जिससे अच्छा प्रभाव मिल पाए, जिससे खराबी ना बने वैवाहिक जीवन में भी नहीं और आपसी तालमेल में, आपसी संबंधों में भी नहीं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि बुध है तो इसलिए सभी को साथ लेकर चलने वाला गुण होता है, सभी के लिए सोचने वाला गुण होता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रभाव। और एक बात यह भी है कि उम्र बढ़ने पर भी कम आयु के नजर आते हैं, उतने बड़े नजर नहीं आते कि आपके इनके चेहरे को देख करके पता नहीं लगा पाएंगे कितनी आयु है, लगेगा कि बहुत कम है आयु अभी इनकी, लेकिन अच्छी आयु होती है। तो ये बुध के प्रभाव से होता है। एक बच्चों जैसा छोटा स्वभाव होता है, हालांकि थोड़ा सा बच्चों जैसा ही स्वभाव भी होता है, जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, जल्दी शांत हो जाएंगे, इस तरह की बातें यहां पर देखने को मिलती है जो थोड़ा तालमेल में कमजोरी लाती है। हालांकि इसका एक प्रभाव बुध का वैवाहिक जीवन में संतान संबंधी स्थितियों में थोड़ी कमी ला सकता है, विशेषकर तब जब इसके ऊपर शनि का प्रभाव आ जाए। बाकी ओवरऑल उतना खराब कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा व्यक्ति मतलब सबसे जुड़ना चाहेगा, सोशल मीडिया के थ्रू हो या ऐसे मतलब कहीं पर भी कोई पार्टी इवेंट में कई बार मिलेंगे तो सबसे बातचीत करने लग जाएंगे, सबसे जुड़ेंगे, वो बातें देखने को मिलेगी। बातचीत करने का अच्छा गुण होता है। अब मान लो जिसकी कुंडली के सप्तम भाव में बुध है वो स्वयं चुपचाप रहता है, अकेले रहता है, कहीं बोलता नहीं है, और जीवन साथी ऐसा मिल गया जो बहुत बोलता है, तो आपस में जम नहीं पाएगा ये। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम तालमेल इस प्रकार का बनाया जाए विवाह के अंदर कि वो एक दूसरे को नेगेटिव ना करे, प्रॉब्लम में ना डाले। ये बात ध्यान रख करके अगर आप विवाह करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाकी ऐसा व्यक्ति व्यापार में, गणित में, जितने भी फाइनेंस से जुड़े क्षेत्र है उनमें अच्छा ज्ञानवान, अच्छा बुद्धिमान होता है, उनसे जुड़े काम भी कई बार कर लेता है, व्यापार के लिए भी अच्छा होता है ये स्थिति, और व्यक्ति अपने काम को अच्छे से करता है, मल्टीटास्किंग नेचर वाला होता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, शौकीन स्वभाव का होता है। ये सब बातें आप बुध के सप्तम भाव में होने पर देख पाएंगे, जो देखने को मिलता है जीवन काल के अंदर। इसके बाद यदि आप देखिए कि गुरु बैठे हुए हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु एक धार्मिक ग्रह है। तो जिनके भी गुरु सप्तम भाव में होंगे, ऐसे जीवन साथी, ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलेगा वो ज्ञानवान बुद्धिमान तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आप देख पाओगे कि सपोर्ट करने वाला, सही गाइड करने वाला, सही सलाह देने वाला मिलेगा, जीवन में हर परेशानी में साथ देने वाला मिलेगा। एक बार मैंने आपको ज्योतिष के एक सूत्र में बताया था कि नवमांश के सप्तम भाव में सूर्य गुरु हो तो जीवन साथी ऐसा मिलता है जो आपको देवता के समान पूजता है, आपको कहीं ना कहीं भगवान के समान पूजने वाला जीवन साथी मिलता है। तो इसीलिए मतलब एक कहने की बात यही है कि जीवन साथी जो मिलता है वो सपोर्ट करने वाला, साथ देने वाला, आपको जीवन में आगे ले जाने वाला कहीं ना कहीं रहता है। विवाह के बाद आपका भाग्योदय करवाता है, विवाह के बाद, संतान के बाद आपको भाग्य का साथ मिलता है। ये बातें यहां गुरु दर्शाते हैं। और नवमांश के सप्तम भाव में गुरु के होने पर जीवन साथी धार्मिक तो होता ही है, विवाह के बाद आप भी धार्मिक हो जाओ, धार्मिक यात्राएं बहुत करो, घर परिवार के साथ आप अच्छा जुड़ करके रहो, ऐसी सब बातें देखने को मिलती है। और एक बलवान गुरु होगा तो आप पाओगे कि विवाह के बाद आपका जीवन पूरा बदल जाता है, आप एक सही रूटीन से, सही तरीकों से काम करने लग जाते हैं। बाकी चूंकि गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, सलाह देना, समझाना, पढ़ाना, इसीलिए जीवन साथी इस तरह के कार्यों से जुड़ा मिलता है। या जीवन साथी के अंदर ये स्वभाव देखने को मिलते हैं कि वो सभी को सलाह देते हैं, गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये बातें आप देख पाएंगे जो अच्छी होती है पूरी तरीके से। बाकी गुरु के प्रभाव में ये चीजें थोड़ा सा आप पाओगे कि कहीं ना कहीं कई बार गुरु का काम भी ये होता है कि मेरे अनुसार काम करिए, तो जीवन साथी कई बार अपने अनुसार चलाने वाला आ सकता है। अगर गुरु बलवान ज्यादा हो जाए तो जीवन साथी फिर आपको अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेगा, तो वो थोड़ा यहां पर हो जाएगा जो तालमेल में कमजोरी लाए। अदरवाइज इसी कोई बड़ी खराबी गुरु नहीं देते। अब गुरु के अंदर एक बात क्या है, गुरु धार्मिक ग्रह है। अब धार्मिक ग्रह है तो इसका विवाह से बहुत ज्यादा लेन देन नहीं है, इसीलिए गुरु जैसे ग्रह का सप्तम में हो जाना नवमांश के अंदर इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आपका और आपके जीवन साथी का जो आपस में एक तालमेल होना चाहिए, विशेषकर शारीरिक संबंधों को लेकर जो तालमेल होना चाहिए, उसकी कमी रहेगी। शारीरिक सुख की कमी कहीं ना कहीं गुरु सप्तम भाव में हो करके करते नजर आएंगे। या तो कोई शारीरिक कमजोरी व्यक्ति को प्रदान कर दे खुद को ही, या जीवन साथी का उतना विचार नहीं है, उतनी रुचि नहीं है इन चीजों में, तो इसलिए प्रभाव कम हो जाए। ये बातें आपको गुरु के असर से देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु धार्मिक ग्रह है और धार्मिक तरीकों से काम करने वाला ग्रह है, तो इसलिए ये प्रभाव गुरु के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी ज्ञानवान होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा और काम भी अच्छे से करेगा, आपके लिए भाग्योदयकारी रहेगा। अच्छे प्रभाव में हुआ तो सब चीजें ठीक देखने को मिलेंगी। गुरु जैसा ग्रह भाई ये समझिए कि शारीरिक सुखों में कमी करेगा, अदरवाइज बाकी सब चीजें जो है यहाँ पर ये गुरु के प्रभाव से अच्छी रहेंगी और
घर परिवार कुटुंब सबके लिए शुभ प्रभाव देगा। बस अब ऐसे व्यक्ति को क्या चाहिए कि गुरु के प्रभाव को बढ़ाए, सात्विक रहे, ईमानदार रहे और सभी के लिए अच्छा सोचे, गलत कार्यों की ओर न जाए, मांसाहार मद्यपान का सेवन न करे, तो गुरु के प्रभाव बढ़ेंगे और अच्छे असर देखने को मिलेंगे। ये बात यहां पर विवाह को अच्छी रखने के लिए जरूरी होती है। इसके बाद यदि आप देखें कि नवमांश के सप्तम भाव में शुक्र जैसा ग्रह हो, शुक्र भी एक शुभ ग्रह है। शुक्र एक मतलब कहीं ना कहीं भोग विलास और आनंद प्रदान करने वाला ग्रह है। इसीलिए शुक्र का सप्तम भाव में होना जीवन साथी सुंदर और भोग विलास से युक्त, आकर्षण युक्त जीवन साथी प्रदान करता है। शुक्र हो तो कहीं ना कहीं जीवन साथी मतलब कहीं आपके मतलब दोनों के बीच आपसी प्रेम अच्छा होता है, आपसी सामंजस्य अच्छा होता है। जीवन साथी भी सभी चीजों को संभाल कर सोच विचार कर चलने वाला होता है, सभी को साथ लेकर चलता है, घर परिवार को भी साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति को रखता है, सुखों पर, लग्जरी पर, कंफर्ट पर अधिक खर्च करता है। ये बातें शुक्र के प्रभाव में देखने को मिलेंगी। शुक्र भी भोग विलास वाला ग्रह है, इसलिए दोनों के बीच में शारीरिक सुखों की चाहत अधिक होती है, दोनों के अंदर इस तरह के सुखों की चाहत ज्यादा देखने को मिलती है। विवाह के बाद घर, गाड़ी, सुख सुविधा ये सब भी आ जाता है, ये बात भी देखने को मिली है। बाकी इसके अलावा आप पाओगे कि शुक्र जैसा ग्रह पीड़ित ना हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा प्रदान करता है, स्त्रियों से, जीवन साथी से मान सम्मान दिलाता है, नाम सम्मान बढ़ाता है। लेकिन अगर पीड़ित हो जाए, खराब हो जाए, पापक ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं चरित्र से कमजोर होंगे, स्त्री वर्ग से धोखा, अपमान, बदनामी का सामना करना पड़ेगा और प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ेगा वैवाहिक जीवन के कारण ही। अदरवाइज आप पाओगे कि जिनके शुक्र सप्तम भाव में है, अच्छे प्रभाव में है, तो जीवन में विवाह के बाद ऐसे लोग उन्नति करते हैं। विवाह के बाद इनका जीवन और कई गुना अधिक बढ़ जाता है और कई गुना अधिक इनको जीवन में अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। चरित्र का ध्यान रखिए, सब प्रकार से मतलब स्थिति को मैनेज करके सात्विक तरीके से आगे बढ़े तो और अच्छे प्रभाव मिलते हैं। एक बात जो मैंने नोटिस करी वो ये देखा कि जीवन के शुरुआती समय पर इस शुक्र का प्रभाव भोग विलास सुख आनंद में अधिक जोड़कर रखता है। उम्र बढ़ने के साथ में अच्छे प्रभाव में बैठा हुआ शुक्र धार्मिकता की ओर, वैराग्य की ओर भी रुचि बढ़ाता है, जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। और जीवन साथी दोनों जीवन के उत्तरार्ध में कहीं ना कहीं धार्मिक चीजों में अपनी रुचि लेते हैं, धार्मिक कार्यों में जुड़ते हैं, जो सब प्रकार से अच्छा होता है, सब प्रकार से शुभ प्रभाव देने वाला होता है। तो इसलिए शुक्र का होना अच्छा कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये जीवन काल में सुख आनंद भोग विलास सब प्रदान करेगा और दोनों का जीवन साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को साथ लेकर चलते हुए बहुत बढ़िया तरीके से कटेगा और दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे और अच्छी स्थिति जीवन में ये प्रदान करेगा। अच्छे प्रभाव में होने पर सभी प्रकार से और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर नवमांश के सप्तम भाव में शनि हो, अब शनि जैसे ही मन में आते तो लगता है ये तो खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि हार्ड वर्किंग ग्रह है, मेहनती ग्रह है, इसलिए जो जीवन साथी मिलेगा बहुत अधिक मेहनत करने वाला, हार्ड वर्क करने वाला मिलेगा और जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ बनाने वाला, सब कुछ अर्जित करने वाला मिलेगा। जो जीवन साथी मिलेगा निश्चित रूप से अपने घर परिवार में एक मुखिया की तरह बोल लो या घर परिवार में सभी चीजों को हैंडल करने वाला बोलो या घर परिवार में सारे कार्यों को संभालने वाला बोलो, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं होगा। घर की रीढ़ की हड्डी होगा, क्योंकि शनि कारक है रीढ़ की हड्डी का। तो ऐसा व्यक्ति जिनके शनि सप्तम भाव में है, उनका जो जीवन साथी होगा वो घर परिवार की एक बैकबोन होगा, रीढ़ की हड्डी होगा और सभी को एक प्रकार से सपोर्ट करने वाला, सभी को साथ देने वाला होगा, स्वयं त्याग करके दूसरों के लिए अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है दिखने में उतना आकर्षण युक्त ना हो, उतना सुंदर ना हो, उतना बाहरी दिखावा करने का ना ही उसको शौक हो, लेकिन जो स्वभाव होगा वो कहीं ना कहीं आंतरिक सुंदरता वाला स्वभाव होगा और सभी के लिए अच्छा करना, सभी के लिए अच्छा सोचना, धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि लेना, व्यवहारिकता अच्छी रखना, ये सब गुण व्यक्ति को बड़ा बनाएंगे। और ये सब चीजों के चलते आप पाओगे कि व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं जो एक अच्छा प्रभाव है, समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है, वो देखने को मिलेगी। ये जरूर है जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है ऐसे लोगों के, लेकिन संघर्ष होने के बाद भी कभी पीछे हटने वाला स्वभाव देखने को नहीं मिलेगा। सदैव अच्छा करने वाला, सदैव सबका साथ देने वाला स्वभाव रहेगा। शनि जैसा ग्रह एकदम धीमी गति से काम करने वाला है, धैर्यवान है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धैर्यवान होता है। जो भी काम होगा अच्छा होगा, भले देरी से हो, ये विचार कहीं ना कहीं मन में रखता है और इन्हीं सब गुणों के चलते एक अच्छा नाम सम्मान बना पाता है। हाँ, अब लेकिन मान लो जीवन साथी तो ऐसा मिल गया, लेकिन स्वयं व्यक्ति का स्वभाव भोग विलास में रहने वाला, दिखावा करने वाला है, तो फिर प्रॉब्लम आती है। अगर ऐसा स्वभाव नहीं है,
अगर मान लो जीवन साथी का स्वभाव भी ऐसा है कि वो वैराग्य वाला, धार्मिक कार्यों में जुड़ने वाला, अपने आप में रहने वाला, ऐसा स्वभाव व्यक्ति का भी है, और जीवन साथी भी शनि के प्रभाव से ऐसा ही मिल गया, तो जीवन अच्छा कटता है, दोनों का साथ अच्छा रहता है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके अच्छा चलते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, अच्छा नाम सम्मान जीवन में बना पाते हैं। तो यह प्रभाव रहता है जब आप देख पाते हैं कि कुंडली के अंदर सप्तम भाव में नवमांश के अंदर शनि बैठा हो, क्योंकि शनि अपने आप में एकांत प्रिय ग्रह है, और ऐसा व्यक्ति भी ऐसा जीवन साथी भी ऐसा ही मिलता है ऐसे व्यक्ति को जो एकांत प्रिय हो, अपने आप में रहने वाला हो, शांति प्रिय हो, और सभी काम व्यवहारिकता से अच्छे से करे, दिखावा पसंद ना करे, बहुत लोगों से जुड़ने का स्वभाव ना रहे, इस तरह की बातें, लेकिन हार्ड वर्किंग, मेहनती और ईमानदार अपने आप में ऐसा व्यक्ति रहता है। अंदर से कहीं ना कहीं गुण जो होता है वो अच्छा होता है, मतलब किसी के लिए बुरा सोचने वाला स्वभाव नहीं होता, थोड़ा कई बार जिद्दी होता है, थोड़ा अपने अनुसार काम करने वाला होता है, कई बार किसी चीज की नशे या किसी बुरी आदत की लत वगैरह होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं, उसे छोड़ भी पाता है व्यक्ति, और बहुत लंबा कोई सा बड़ा नशा वगैरह, खराब शनि नहीं हो तब तक व्यक्ति नहीं करता है, ये बात आप देख पाएंगे। इसके बाद अगर छाया ग्रह मतलब राहु और केतु में से कोई है, तो सबसे पहले बात ये देखिए कि राहु केतु में से कोई भी बैठे, तो आपको एक बात विचार करनी है कि ये ग्रह किसकी राशि में है, वो कितना बलवान है, वो कहां पर है, क्योंकि छाया ग्रह है, इसलिए आपको एक बात देखने को मिलेंगी कि छाया ग्रह होने पर आपको उनके वास्तविक प्रभाव कितने बलवान, कितना कमजोर, कितना अच्छा, कितना खराब, ये जिसकी राशि में है उसके अनुसार पता लगेगा। बाकी इसमें एक और बात आप समझ करके चलिए कि राहु केतु जब भी बैठे हुए हो, तो मैंने अधिकतर पाया है कि ये विवाह को विच्छेद करवा देता है, विवाह खराब करवा देता है, या बहुत बार तलाक होने वाली स्थिति नवमांश के सप्तम भाव में राहु या केतु के होने पर देखने को मिलती है। और मतलब अगर वैसे तो मैंने लगभग हर कुंडली में पाया कि जिनके नवमांश के सप्तम में राहु केतु हो, तो वो डिवोर्स तक स्थिति चले ही गई, या दोनों अलग अलग हो गए, या कोई और प्रॉब्लम आ गई विवाह के अंदर, जैसे मान लो जीवन साथी की डेथ हो गई जल्दी, या लंबा साथ नहीं रहा, या कोई प्रॉब्लम आ गई, इस तरह की बातें देखने को मिलती है। हालांकि राहु केतु में थोड़ा अंतर रहेगा, जैसे राहु दिखावा पसंद ग्रह है, तो जिसके सप्तम भाव में राहु होंगे उनकी कई बार खुद की तो इच्छा विवाह की नहीं होती, लेकिन जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत दिखावा करने वाला, बहुत ऐशो आराम में रहने वाला, और व्यर्थ की चीजों में अधिक ध्यान देने वाला, भोग विलास सुख आनंद में अधिक ध्यान देने वाला, बिल्कुल अलग तरीके से डिफरेंट तरीकों से काम करने वाला होता है। और यहाँ ये बात भी बोली जा सकती है कि नवमांश के सप्तम में राहु होगा तो जीवन साथी मतलब कुछ अलग बैकग्राउंड से आएगा, या तो कास्ट अलग हो, या विदेश से कहीं ना कहीं विदेश में जाकर विवाह हो जाए, फॉरेन राहु दर्शाता है, क्योंकि इसके अलावा कहीं विदेश में जाकर शादी हो जाए, विदेशी से शादी हो जाए, जिसका तलाक हो चुका हो उससे शादी हो जाए, ऐसी कुछ डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कल्चर में बोलो, डिफरेंट स्थितियों में बोलो, प्रभाव देखने को मिलता है। यहां राहु में भी कुछ अंतर और शनि में भी अंतर है। शनि में उम्र का अंतर देखने को मिलता है, अगर शनि नवमांश के सप्तम में हो तो उम्र में बड़ा अंतर लेकर के आ जाता है, बुध में उतना अंतर देखने को नहीं मिलता। राहु हो जाए तो राहु में कास्ट का, कल्चर का, रहन सहन का डिफरेंस देखने को मिलता है, वाणी का, बोली का डिफरेंस देखने को मिलता है, तो ऐसी चीजें राहु उत्पन्न करता है। लेकिन राहु के अंदर व्यक्ति सोशल मीडिया से, ऑनलाइन चीजों से, एक्टिविटी से बहुत जुड़ा रहना चाहेगा, उनमें बहुत एक्टिव रहेगा, उनसे जुड़ा काम करना चाहेगा, ये बातें आप यहाँ पर जोड़कर अवश्य देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं कहूंगा कि राहु अगर कुंडली में अगर आप देखते हैं कि नवमांश के सप्तम भाव में हो, तो ये विवाह थोड़ा देखभाल कर करना चाहिए, और जीवन साथी का नवमांश लग्न कुंडली का प्रभाव अच्छा हो तब जाकर विवाह के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नवमांश के लग्न और सप्तम भाव के अंदर राहु केतु की एक्सिस होना विवाह के जीवन के लिए थोड़ी खराब रहती है, प्रॉब्लम प्रदान करती है, और अगर ये जिसकी राशि में है वो भी खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो फिर अधिक समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इस बात का विचार करना चाहिए। केतु का प्रभाव थोड़ा अलग रहेगा। केतु के अंदर आप पाओगे कि थोड़ा सा वैराग्य वाला गुण, केतु के अंदर आप देख पाओगे थोड़ा सा धार्मिकता वाला गुण, सभी के लिए सोचने वाला गुण थोड़ा देखने को मिलेगा। मंगल समान होने से थोड़ा क्रोध, जल्दीबाजी, ये भी सब देखने को मिलेंगी। लेकिन केतु का प्रभाव अगर सप्तम भाव में होगा तो कहीं ना कहीं ये आपके अच्छे पूर्व के कनेक्शन को दर्शाता है। केतु आपको तब और अच्छे प्रभाव देता है जब आपको संतान हो जाती है। मतलब केतु अगर नवमांश के सप्तम भाव में हो तो ये बोला जा सकता है कि विवाह के बाद शुरुआत में परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर संतान आपको हो गई तो उसके बाद से आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा सुधरने लगेगा। केतु आपके वैवाहिक जीवन को सुधारता नजर आएगा। ये बात केतु में अधिक देखने को मिली है। बाकी ओवरऑल राहु केतु का प्रभाव किसकी राशि में है, कैसे बैठे हैं, इस पर निर्भर करेगा, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए।
बाकी ओवरऑल जो मैंने ग्रहों की जानकारी दी है वो किस राशि में है, किस प्रभाव में है, उससे कुछ अंतर अवश्य आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अंतर तो राशि का, ग्रहों की दृष्टि का, कौन से ग्रह देख रहे हैं, किसकी राशि में है, उससे पड़ेगा। तो वो विचार आपको अवश्य करना चाहिए और मैं समझता हूं उतना आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर जो मैंने जानकारी दी है या आपको पसंद आई तो आप इसे लाइक करें। कोई प्रश्न हो इससे जुड़ा तो वीडियो में कमेंट करें, और ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।